हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने राष्ट्रीय संघ का गठन किया, पहला स्टेटमेंट है। उन्हें राष्ट्रगुरु या राष्ट्र के शिक्षक के रूप में जाना जाता है, दूसरा स्टेटमेंट है। ए नेशन इन मेकिंग इस नेता की आत्मकथा है, तीसरा स्टेटमेंट है। उपयुक्त कथन संदर्भित करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कहा गया है कि वो राष्ट्रीय संघ का गठन उन्होंने किया, उन्हें राष्ट्रगुरु या राष्ट्र के शिक्षक के रूप में जाना जाता है। ए नेशन इन मेकिंग जो है वो उनकी आत्मकथा है। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म जो है वो 10 नवंबर 1848 को कलकत्ता में हुआ था। लोक सेवक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अंग्रेजों से भेदभाव का सामना किया और उस कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती वर्षों के प्रमुख आंदोलनकारी थे। उन्हें जनमत को प्रेरित करने, गलत को सही करने और भारतीयों को राष्ट्रीय शासन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अपनी भूमिका देने के लिए राजनीतिक करियर की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी। उन्हें राष्ट्रगुरु या राष्ट्र के शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्र गुरु या राष्ट्र के शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। उनकी पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग एक शानदार नेता के विचार को प्रकट करती है। 6 अगस्त 1925 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आईने अकबरी के संदर्भ में, आईने अकबरी, इसमें खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्थाओं को दर्ज किया गया था। इसने राज्य और जमींदारी के बीच संबंधों को विनियमित करने में मदद की। यह अकबर के साम्राज्य का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जहां एक मजबूत शासक वर्ग द्वारा सामाजिक सद्भाव प्रदान किया गया था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें सारे जो है वो सही आंसर हैं। इसकी व्याख्या करते हैं। आईने अकबरी जो थी वो अकबर के दरबारी थे अबू फजल, उनकी रचना थी। उनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखा गया था जिसको आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है। और इसमें कृषि इतिहास के प्राथमिक स्रोत मिलते हैं। इस कार्य ने कृषि को सुनिश्चित करने, राज्य एजेंसियों द्वारा कर संग्रह की अनुमति देने और राज्य और ग्रामीण दिग्गजों जमींदारों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए राज्य को संरचनाओं का व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकरण किया। इसलिए कथन 1 और 2 जो है वो सही है। आईने का मुख्य लक्ष्य अकबर के राज्य की एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करना था जिसमें एक शक्तिशाली शासक द्वारा सामाजिक वर्ग का सामाजिक सद्भाव प्रदान किया जाता था, यानी कि सभी वर्गों का सम्मान किया जाता था, उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाता था। हालांकि मुगल राजधानी के बाहर के स्रोत से विवरण आयरन कथा को पूरक कर सकते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के व्यापक राजस्व रिकॉर्ड शामिल हैं। तो इसका आंसर जो है वो तीनों हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलवर और नैनार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अलवर वे हैं जो शिव की शक्ति में डूबे रहते हैं, जबकि नैनार नेता विष्णु के भक्त हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, अलवर और नैनार ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ विरोध का आंदोलन शुरू किया। ये आपको दूसरा स्टेटमेंट है। अलवर और नैनार ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ विरोध का आंदोलन शुरू किया। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है, नैनार द्वारा रचित नलयारा दिव्य प्रबंधन को अक्सर तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। नैनार द्वारा रचित नलईरा दिव्य प्रबंधन को अक्सर तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है कितने सही हैं, तो केवल 1 सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अलवर
जिसका शाब्दिक अर्थ है वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे। अलवर जो है वो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे। नायनार जो थे वो शिव की भक्ति में डूबे हुए थे। कुछ शुरुआती भक्ति आंदोलनों का नेतृत्व इन्होंने किया। वे तमिल भजनों के साथ अपने देवताओं की स्तुति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, इसलिए कथन एक जो है वो सही नहीं है। अलवर और नयनार यात्रा करते समय विभिन्न मंदिरों को अपने चुने हुए देवताओं के घरों के रूप में पहचानते थे। वे समय के साथ तीर्थस्थल बन गए थे। व्यवस्था को बदलने के लिए अलवर और नैनार ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों की शक्ति के खिलाफ एक विरोध अभियान शुरू किया, इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। कभी कभी यह दावा किया जाता है कि अलवर और नैनार के कार्य वेदों के बराबर महत्व रखते थे, जो उनकी परंपराओं के महत्व को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए अलवर द्वारा रचित रचनाओं के प्रमुख संग्रहों में से एक है नलईर दिव्य प्रबंधन, जो कभी कभी तमिल वेद के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह पाठ 4 संस्कृत वेदों के समान ही महत्व रखता है, जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित किया जाता था, इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पाकिस्तान सेना ने पूर्व में सभी राजनीतिक विरोध को कुचलने के उद्देश्य से ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। पाकिस्तान सेना ने पूर्व में सभी राजनीतिक विरोध को कुचलने के उद्देश्य से ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। पाकिस्तान पूर्वी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने ढाका में भारतीय पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा की मौजूदगी में आत्मसमर्पण के दस्तावेज प्रस्तुत किए। भारतीय सेना ने लगभग 93,000 युद्धबंदी बनाए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो 1, 2, 3 ये तीनों क्रमिक रूप से घटित हुई हैं। ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को ठीक 4:55 पे 16 दिसंबर 1971 को ठीक 4:55 पे भारतीय समयानुसार पाकिस्तान पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने ढाका में भारतीय पूर्वी कमान के GOC इन C लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा की मौजूदगी में आत्मसमर्पण के दस्तावेज प्रस्तुत किए। ये बात हो रही है बांग्लादेश विभाजन जब हुआ था उसके संदर्भ में, जब लड़ाई हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान जो था, जो आपके बांग्लादेश है, उसके बारे में बात हो रही है। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में सरेंडर कर दिया भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के मौजूदगी में। इससे संघर्ष समाप्त हो गया, जो आधिकारिक तौर पर केवल 13 दिनों तक चला था। यानी कि ये लड़ाई जो थी वो 13 दिनों तक चली थी। पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारतीय सेना ने लगभग 93,000 युद्धबंदियों को पकड़ा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इसकी सफलता के साथ उपमहाद्वीप का शक्ति संतुलन अस्थायी रूप से भारत की ओर झुक गया। 1947 से ही पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था। 1971 की शुरुआत में देश में गृह युद्ध के मुहाने पर पाकिस्तान जो है वो चला गया। 25 मार्च को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दी। 25 मार्च को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दी, जिसका उद्देश्य पूर्व के में सभी राजनीतिक विरोध को कुचलना था। इस घटनाओं का सही क्रम जो है वो आपको C हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों पर विचार करें। हैदराबाद, ग्वालियर, कोझिकोड, श्रीनगर, मुंबई। ऊपर दिए गए शहरों में से कौन सा शहर यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के टैग्स के अंतर्गत आता है? तो ये आपको हो जाएगा कोझिकोड। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के टैग के अंदर आता है। इसकी व्याख्या देखी जाए तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क
की स्थापना जो है वो 2004 में की गई थी। इसके अंतर्गत उन शहरों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता था जिन्होंने रचनात्मकता को सतत शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पहचाना है। इसमें वर्तमान समय में 100 से अधिक देशों के 350 शहर शामिल किए गए हैं। नेटवर्क का उद्देश्य सांस्कृतिक उद्योगों की रचनात्मकता, सामाजिक और आर्थिक क्षमता को अधिकतम करना है। इसे यूनेस्को के सांस्कृतिक विविधता के उद्देश्यों का समर्थन करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और तेजी से शहरीकरण जैसे जोखिमों के प्रति लचीलापन मजबूत करने के लिए विकसित किया गया था। यह शहरी नियोजन और शहरी समस्याओं के समाधान में रचनात्मकता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। UCCN का हिस्सा बनने वाले जो भारतीय शहर हैं उसमें आपको कोझिकोड, जिसको साहित्य के क्षेत्र में 2023 में शामिल किया गया, ग्वालियर जो है वो संगीत के क्षेत्र में 2023 में शामिल किया गया, जयपुर जो है शिल्प और कला के क्षेत्र में, मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में, वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में, चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में, हैदराबाद जो है पाक कला और श्रीनगर जो है वो शिल्प और लोक कला के, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इन शहरों को 7 रचनात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। पहला है शिल्प और कला, दूसरा डिजाइन, तीसरा फिल्म, चौथा है पाक, पांचवा साहित्य, छठा है मीडिया कला और सातवां है संगीत। इन सारे चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले शहरों को यूनेस्को द्वारा जो है वो साहित्य शहर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत रखा जाता है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। तो ये थी आज की डिस्कशन। आज के डिस्कशन में इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।